Subscribe Daily Law Learn. Daily Law Learn. Do subscribe, press the bell icon, like and mention please. Hello G, welcome to my channel Daily Law Learn. In this video we are going to learn about the BARD सूट, BARD एप्लीकेशन और BARD पिटीशन वगैरह कि ये BARD बायला का मतलब क्या होता है। जैसे कि CPC का सेक्शन 9 जो है वो ये कहता है कि हमारी जो सिविल कोर्ट है वो तमाम सूट्स जो है ट्राई कर सकती है अनलेस बार्ड, ठीक है, उन सूट्स के अलावा जो बार्ड होते हैं। अब बार्ड सूट कौन से होते हैं? ऑर्डर 7 रूल 11 जो है वो बहुत ही कॉमन है कि कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, सूट कोई भी हमारी एप्लीकेशन वगैरह जो है वो रिजेक्ट कर सकती है अगर उसको कॉज ऑफ एक्शन नहीं लगता, अगर अंडर वैल्यू होता है, अगर इनसफिशिएंट स्टैम्प्ड होता है, या फिर रिलीफ क्लेम्ड इज बार्ड बाय लॉ। जो भी रिलीफ हम क्लेम कर रहे हैं वो बार्ड बाय लॉ है। अब यहाँ पर भी ये सवाल होता है कि भाई ऐसा कौन सा क्लेम है, हमें कैसे पता लगेगा कि भाई बार्ड बाय लॉ है, यानी कि हमारा जो हक है, जो भी हमारी राइट है या हमारी ड्यूटी वगैरह है, जो हमारा राइट इन्फ्रिंज्ड हो रहा है, जो भी एक कॉमन लेमैन है, उसको कैसे मालूम होगा कि भाई जो वो रिलीफ क्लेम करने जा रहा है वो बार्ड बाय लॉ है। हमारा लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 3 क्लियरली ये बताता है कि डिसमिसल ऑफ सूट एक्सेट्रा इंस्टीट्यूटेड एक्सेप्टेड आफ्टर पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ लिमिटेशन बताया हुआ है, एक हद बताई हुई है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आप अपना रिलीफ जो है वो क्लेम कर सकते हो, ठीक है। कोई भी सूट, कोई भी केस आपने दाखिल करना है वो आप करवा सकते हो, इंस्टीट्यूट कर सकते हो। उस टाइम पीरियड के एक्सपायर होने के बाद आप नहीं कर सकते, उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड अपील प्रीफर्ड एन एप्लीकेशन, अब वो कोई भी सूट हो, कोई भी अपील आपने की हो उस केस के लिहाज से, यानी कि उसकी जजमेंट आ चुकी है, आप उससे जो है मुतफिक नहीं होते जजमेंट से, आपको लगता है कि भाई ये सही जजमेंट नहीं आई है, तो आप अपील करते हो या आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह देते हो, अगर वो मेड आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब देयरफॉर, ठीक है। जो भी फर्स्ट शेड्यूल में हमारी तमाम जितने भी सूट है, जितने भी एप्लीकेशंस अपील वगैरह हैं, स्पेसिफिकली जो है उनकी लिमिटेशंस बताई हुई हैं कि भाई ये अपील है, अगर इस किस्म का केस है, इस नेचर का केस है, तो आपने इतने इतने टाइम पीरियड के अंदर आप अपनी अपील कर लो, आप एप्लीकेशन दे दो, आप सूट इंस्टीट्यूट कर दो। लेकिन अगर वो पीरियड एक्सपायर हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 महीने का टाइम दिया कि आपने 3 महीने के अंदर अंदर अपील कर लेनी है, लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो फिर उसके बाद आपका अपील का राइट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आप बाद में अपील नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है लिमिटेशंस बताई हुई होती हैं। बार्ड बाय लॉ का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा सूट, कोई भी ऐसी अपील, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन वगैरह, ठीक है, यानी कि कोई भी आपका नेचर का केस हो और उसका एक पर्टिकुलर जो है टाइम पीरियड बताया हुआ हो, और उस टाइम पीरियड के बाद अगर आप अपना रिलीफ जो है क्लेम करने के लिए जाते हो तो वो बार्ड बाय लॉ होगा, ठीक है। बार्ड बाय लॉ का मतलब ये होता है कि कानून की तरफ से उसके ऊपर एक बार लग चुका हो, यानी कि 6 ईयर के अंदर आपने जो है अपील कर लेनी है, सूट इंस्टीट्यूट कर लेना है। अब ये 6 साल का पीरियड गुजर गया तो यहाँ पे लग गया है बार, अब आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सूट, ठीक है, कोई भी अपील या एप्लीकेशन बार्ड बाय लॉ किस तरीके से होती है, लिमिटेशन पीरियड उसका क्या है, मैक्सिमम वगैरह, ठीक है। तो ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे और हम इसको समझेंगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के थ्रू, जो कि सिविल पिटीशन के अंडर आई थी। सिविल पिटीशन नंबर 262 2017 में पेशावर हाई कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट जो है उन्होंने जजमेंट दी थी। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी कि भाई क्या लिमिटेशन पीरियड होना चाहिए, मैक्सिमम वगैरह, ठीक है। तो अब हम वो डिटेल में पढ़ते हैं कि इस केस के अंदर बेसिकली हुआ क्या था। ये केस था सादात खान एंड अदर्स का, जिन्होंने पिटीशन दाखिल करी थी, और वर्सेस था शाहिदुर रहमान एंड अदर्स, जो कि रिस्पोंडेंट थे, ठीक है। डेट ऑफ हियरिंग थी 23/9/2021, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या थे कि भाई ये इस केस का फॉर्मर बैकग्राउंड ये था कि भाई ईसा खान जो है सन ऑफ हमीदुल्ला ऑनर था एक सूट प्रॉपर्टी का। बेसिकली ये एक जो केस था वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड केस था, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस का मामला था। ईसा खान की डेथ हो गई, उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होकर एज अ इनहेरिटेंस उसके बेटे अब्दुल रहमान की फेवर में चली गई, ठीक है। अब्दुल रहमान के पास जब वो प्रॉपर्टी आ गई तो अब्दुल रहमान ने क्या करा, इन द ईयर 1960 और 61 में कुछ जो पोर्शन था सूट प्रॉपर्टी का जो कि अक्वायर्ड कर लिया था स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने, यानी कि गवर्नमेंट ने जो है वो उस जगह को गवर्नमेंट ने अपनी यूज़ में ले लिया था। एंड द सेड अब्दुल रहमान रिसीव्ड द कंपनसेशन देयर ऑफ, और अब्दुल रहमान को कंपनसेशन दे दी थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब्दुल रहमान जो है उसकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। और जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 5 है, अब जो मेन रिस्पोंडेंट है इस पिटीशन के बीइंग हिज सन एंड डॉटर्स, एंड रिस्पोंडेंट नंबर 6 जो कि वाइफ है, ठीक है, इनहेरिटेड द रिमेनिंग सूट प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी जो है डिवॉल्व होके उनके जो आप समझ लें पर पोते हैं ईसा खान के, उन लोगों के पास आ गए, यानी कि उसके
उसके परपोते की वाइफ है, उसके बच्चे वगैरह जो इन सब के पास वो सूट प्रॉपर्टी क्या होती है, डिवॉल्व होकर आ जाती है। अब जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 6 है वो क्या करते हैं, वो सोल्ड आउट कर देते हैं ऑलमोस्ट ऑफ द रिमेनिंग सूट प्रॉपर्टी। अब जितनी प्रॉपर्टी वो बची थी वो उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, ठीक है, रिस्पोंडेंट नंबर 12 to 74 एंड अदर्स को। अब हु आर नाउ रिकॉर्डेड एज ऑनर इन द पोजेशन ऑफ द सूट प्रॉपर्टी। अब ये सूट प्रॉपर्टी किसके पास है, किसी थर्ड पर्सन के पास है, ठीक है, उन्होंने क्योंकि बेच दी, अब इसका कोई और ओनर है। आर्ग्यूमेंट ये था काउंसिल पिटिशनर के काउंसिल का कि जो पिटिशनर है असर्टेड दैट ईसा खान हैड लेफ्ट वन सन अब्दुल रहमान एंड 2 डॉटर महरू एंड अफसरों, यानी कि भाई जो ईसा खान था उसका सिर्फ एक बेटा नहीं था, उसकी 2 और बेटियां भी थी, महरू भी थी और अफसरों भी थी, जो कि उसके लीगल ईयर्स थे। लेकिन अब्दुल रहमान ने फ्रॉडुलेंटली गॉट सेक्शन इनहेरिटेंस म्यूटेशन नंबर 327 in his favor, excluding his sister from the inheritance of their father, that the said Mehru and Afsar daughter of Isa Khan has died। यहाँ पर पिटिशनर की आर्ग्यूमेंट ये थी, उन्होंने ये रखा अपना मुद्दा कि भाई ईसा खान के बेटे ने फ्रॉड किया और उनकी उन बहनों का हक छीन लिया और ये जाहिर किया कि उसकी दोनों बहनों की डेथ हो चुकी है, तो लिहाजा अब सोल हेयर जो है उस प्रॉपर्टी का वो है और वो प्रॉपर्टी उसने फ्रॉडुलेंटली जो है अपने नाम करवा ली, ठीक है। यहाँ पर जो पिटिशनर थे वो कौन थे, महरू और अफसरों के बच्चे थे। उन्होंने पिटीशन फाइल करी थी कि भाई उनकी माँ की प्रॉपर्टी में उनका भी जो है शेयर बनता है। उन्होंने रिस्पोंडेंट से इंटाइटलमेंट मांगी थी और कहा था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनके एक्सटेंट ऑफ द शेयर जो है उस हद तक उनका प्रॉपर्टी में नाम दाखिल कराया जाए और उनको प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया जाए। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि मना कर दिया, इस वजह से जो है ये सूट जो है उन्होंने दाखिल किया है, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट थी पिटिशनर के काउंसिल की बेसिकली। अब यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट जो काउंसिल थी उनका ये कहना था कि भाई द सूट वाज टाइम बार्ड, कि इन्होंने जो सूट दाखिल करा है, ये जो रिलीफ क्लेम कर रहे हैं ये तो टाइम बार्ड है, यानी कि इनका रिलीफ क्लेम करने का टाइम पीरियड निकल चुका है, अब ये रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते। ये दोनों काउंसिल की तरफ से जो है आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, दोनों पार्टी की तरफ से। अब यहाँ पर जजमेंट क्या आई ट्रायल कोर्ट की, ट्रायल कोर्ट ने ये डिक्री दी कि द सूट बाय इट्स जजमेंट डेटेड अंडर 2012 में उन्होंने ये जजमेंट पास करी कि ऑन द इशू ऑफ लिमिटेशन हेल्ड दैट द लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई वेयर अ पर्सन सीक्स टू इन्फोर्स हिज राइट ऑफ इनहेरिटेंस इन द स्टेट ऑफ हिज डिजीज प्रीडेसर। अब यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट थी जहाँ पर उन्होंने पहले सूट दाखिल किया था, ट्रायल कोर्ट ने ये डिक्री दी कि भाई जो है इन्होंने इनहेरिटेंस का दाखिल किया है इन द स्टेट ऑफ अ डिजीज प्रीडेसर, यानी कि वो बंदा एक मर चुका है, डिजीज पर्सन है, उस टाइम बार्ड जो है नहीं होगा, लिमिटेशन का रूल इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट ने ये जजमेंट दी, यानी कि उनकी फेवर में, पिटिशनर्स की फेवर में उन्होंने जजमेंट दे दी। अब यहाँ पर क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने उनकी फेवर में ये जजमेंट दी थी, तो अब जो रिस्पोंडेंट है वो अपील लेकर गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास वो अपील लेकर गए। रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 6 अपील्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एपिलेट कोर्ट ने क्या अपनी जजमेंट दी, उन्होंने क्या ऑर्डर दिया, उन्होंने ये नोटिस किया कि भाई महरू और अफसरों जो है हैड नॉट चैलेंज द इनहेरिटेंस म्यूटेशन इन देयर लाइफ टाइम, कि भाई इन लोगों ने अपनी लाइफ टाइम में, यानी कि जब महरू और अफसरों जिंदा थी उस वक्त उन्होंने जो है कोई रिलीफ क्लेम नहीं किया कि भाई हमारा भी इस प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है, ठीक है, डिस्पाइट द नॉलेज ऑफ रिसीविंग कंपनसेशन बाय अब्दुल रहमान। उनको जबकि ये मालूम था कि भाई अब्दुल रहमान ने प्रॉपर्टी बेच दी है या फिर अब्दुल रहमान ने जो है कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से ली है, तो अब उनका भी हिस्सा बनता है, वो उनसे अपने शेयर के अकॉर्डिंगली पैसे ले रहे, लेकिन उन्होंने नहीं मांगे। कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, द इशू एज टू द कॉज ऑफ एक्शन स्टॉपिल एंड लिमिटेशन अगेंस्ट द पिटिशनर एंड रिवर्सिंग द जजमेंट डिक्री पास्ड बाय द ट्रायल कोर्ट डिसमिस्ड द सूट। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या करा, जो जजमेंट और डिक्री पास करी थी ट्रायल कोर्ट ने, इस वक्त पिटिशनर है उनके अगेंस्ट में जो है जजमेंट दे दी और अपील जो है इन फेवर ऑफ रिस्पोंडेंट कर दी, ठीक है। और उन्होंने किस बेस पे करी कि भाई ये जो सूट है ये बार्ड बाय लॉ है, ठीक है, टाइम बार्ड है, लिमिटेशन का जो इसके ऊपर स्टॉपिल लगता है, यानी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही जब रिलीफ क्लेम नहीं करा, अब वो बंदियां मर चुकी हैं, अब इसका टाइम पीरियड गुजर चुका है, अब वो जो है रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। ये ऑर्डर देकर उन्होंने डिसमिस कर दिया सूट को। अब जो इस वक्त पिटिशनर है वो क्या करते हैं, वो अब जाते हैं हाई कोर्ट में।
हाई कोर्ट के पास वो रिवीजन पिटिशन लेकर जाते हैं अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द एपीलेट कोर्ट इन द हाई कोर्ट बाइलिंग अ रिवीजन पिटिशन। अब जो क्या करते हैं, जो पिटिशनर हैं वो अपना ग्रीवियंस लेकर हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट क्या करती है, द हाई कोर्ट आल्सो टुक अप द इशू ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, स्टॉपिल एंड लिमिटेशन, एग्जामिन द एविडेंस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड देयरटू एंड अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ द एपीलेट कोर्ट ऑन दीज इश्यूज। अब यहाँ पर हाई कोर्ट क्या करती है, वो अपहेल्ड कर देती है डिसीजन ऑफ द एपीलेट कोर्ट, यानी कि एपीलेट कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो बिल्कुल सही करार दिया है, ठीक है, ये हो जाता है। अब यहाँ पर जो पिटिशनर है उनको फिर भी सुकून नहीं आता और वो अपना ग्रीवियंस लेकर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देती है, किस तरीके से इस केस को सॉर्ट आउट करती है, वो हम समझेंगे। क्या कि बाकी में ये जो है सूट बार्ड बाय लॉ है। अब सबसे पहले तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को क्लियर करा कि जो कि ट्रायल कोर्ट ने डिक्री दी थी कि भाई ये सूट जो है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी पे है, डिजीज पर्सन की है, तो ये बार्ड बाय लॉ नहीं होगा, यानी कि टाइम बार्ड नहीं होगा। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई एज पर आर्टिकल 120 ऑफ द शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के कोई भी सूट फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन द शेड्यूल, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर दैट सूट इज 6 ईयर फ्रॉम द टाइम व्हेन द राइट टू सू अकर्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि भाई अगर लिमिटेशन एक्ट में कहीं पर किसी सूट के लिए, किसी एप्लीकेशन के लिए, किसी भी अपील के लिए टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ, तो अब हम वहाँ पर हम क्या कंसीडर करेंगे, तो उसके लिए हम 6 ईयर कंसीडर करेंगे कि अगर कोई टाइम बार्ड नहीं लगा हुआ, दैट मीन्स कि उसके ऊपर 6 ईयर का टाइम बार्ड लगा हुआ है कि 6 ईयर्स के अंदर अंदर आप अपना अपील कर लो, आप एप्लीकेशन दाखिल कर लो, आप सूट दाखिल कर लो। ये 6 ईयर का पीरियड कहाँ से शुरू होगा, रिलीफ क्लेम कर सको, वहीं से जो है रन होना शुरू हो जाता है लिमिटेशन का पीरियड। अब यहाँ पर जो है ये डिसाइड करना था कि ये सूट जो है बार्ड बाय लिमिटेशन है या नहीं है। तो द 6 पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 120 इज टू बी काउंटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द राइट टू सू ऑफ डिक्लेरेशन अकर्स एज प्रोवाइडेड देयरिन। तो यहाँ पर ये देखना ज़रूरी था कि भाई राइट टू सू कब अकर होता है, यानी कि उनके पास कि वो अपना रिलीफ क्लेम कर सकें, वो कब आया था। वहीं से जो है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सूट बार्ड बाय लॉ है या नहीं है। तो राइट टू सू फॉर द डिक्लेरेशन इज अकर्ड इन केस डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एज इट अकर्स व्हेन द डिफेंडेंट डिनाइज actually or is interested to deny threatens the right of the plaintiff as per section 42 of the specific relief act 1877। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई राइट टू सू जो है वहीं पे अकर हो जाएगा जब जो डिफेंडेंट था वो डिनाई करता है, ठीक है, या इंटरेस्टेड होता है, यानी कि थ्रेटन डिनाई करता है कि प्लेंटिफ को उसका राइट नहीं दिया जाएगा, यानी कि उसने साफ इनकार किया एक तो कि भाई मैं तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दूंगा, या फिर इंटरेस्टेड टू डिनाई होता है। इंटरेस्टेड टू डिनाई मीन्स कि उसके इम्प्लाइडली उसका जो एक इंटेंशन होता है आईडी या उसके कुछ सर्टेन एक्ट्स इस तरीके से होते हैं, या उसकी इंटेंशंस आप कह सकते हैं कि ऐसी होती है कि वो भाई इनका हक नहीं देने वाला। तो यहाँ से जो है टाइम पीरियड रन होना शुरू हो जाता है जब ये चीज़ नॉलेज में जाती है प्लेंटिफ की कि उसका राइट इन्फ्रिंज्ड हो चुका है या होने वाला है बाय द डिफेंडेंट। तो एक्चुअल डिनायल जो है गिव राइज टू अ कंपलसरी कॉज ऑफ एक्शन। तो एक्चुअल जो डिनायल होता है किसी राइट का, वो कॉज ऑफ एक्शन को राइज करता है, यानी कि यहाँ से कॉज ऑफ एक्शन, यहाँ से आपका राइट इन्फ्रिंज्ड होना शुरू हुआ है और अब आपके पास हक आ गया कि आप जो है सू कर सको अपना राइट लेने के लिए, ठीक है। वाइल इन द केस ऑफ अ थ्रेटन डिनाइल ऑफ द राइट, अब यहाँ पर एक तो होता है कि एक्चुअल डिनाइल किया, यानी कि साफ साफ मना कर दिया हम तुम्हें तुम्हारा हक नहीं देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, सू। अब ये है कि अगर अगले बंदे को पता ही नहीं है कि उसकी इंटेंशन क्या है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या है, ठीक है, तो हमें कैसे पता होगा कि हमारा राइट टू सू जो है अगर हो चुका है, अब हमें सूट दाखिल करना चाहिए नहीं। तो वेयरएज एवरी थ्रेटन डिनाइल ऑफ राइट गिव राइज टू अ फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन एंड दस अ फ्रेश राइट टू सू अकर्स ऑन अ सच डिनाइल। अब थ्रेटन डिनाइल के अंदर क्या होता है कि भाई जब भी वो बंदा जिस टाइम पर इनकार करेगा, ठीक है, एक तो ये कि एक्चुअल उसने डिनाई कर दिया तो वहाँ से टाइम पीरियड जो है रन होना शुरू हो गया, ठीक। लेकिन अगर उसने एक्चुअली वर्बली जो है या बाय एक्ट जो है डिनाई नहीं करा, थ्रेटन जो है डिनाइल किया है, वहीं से जो है फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाता है और हर फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर जो है वो डिनाइल समझा जाएगा उसको और वो राइट टू सू उसके पास अकर हो जाता है और प्लेंटिफ को चाहिए कि वो जो है अपना रिलीफ क्लेम करे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना था कि ब्रदर के एक्ट्स क्या थे, कि उसने वर्बली साफ इनकार किया था वाकई में, या उसके एक्ट्स इस तरीके से थे जो कि थ्रेटन डिनाइल में थे या एक्चुअल डिनाइल में आते थे। तो राइट्स
occurs to the sister to sue for declaration of the right, but if they by means of fraud are kept from the knowledge of those over acts। यहाँ पर वो क्योंकि फ्रॉड का क्लेम कर रहे थे कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है और उनके भाई ने जो है बिना बताए प्रॉपर्टी सेल करी है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि अब फ्रॉड अगर किया है तो जब उनकी नॉलेज में आया कि बाय फ्रॉड जो है उनका राइट जो है प्रॉपर्टी में वो ले लिया गया है, ठीक है, जो उनका राइट था प्रॉपर्टी में वो इन्फ्रिंज हुआ है बाय देयर ब्रदर, ठीक। तो अब यहाँ पर टाइम कब से कंप्यूट किया जाएगा? इज टू बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द फ्रॉड ऑफ ब्रदर्स फर्स्ट बिकम नोन टू द सिस्टर बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। अब सेक्शन 8 जो है लिमिटेशन एक्ट का, वो इस चीज़ को भी डिफाइन करता है कि भाई फ्रॉड कैसे समझा जाएगा। द फ्रॉड कंटेम्पलेटेड बाय सेक्शन 18 मीन्स सेपरेशन ऑफ दोज एक्ट्स और ट्रांजेक्शन दैट गिव राइज टू द कोज ऑफ एक्शन, के उन तमाम एक्ट्स या ट्रांजेक्शन्स को सप्रेस करना, छुपाना जो किसी कोज ऑफ एक्शन को अराइज करते हो, यानी कि जिससे किसी बंदे का राइट जो है क्लेम करना अकर होता हो कि अगले बंदे का राइट इन्फ्रिंज्ड हो रहा है और वो उसको क्लेम कर सकता हो, कोई कॉज ऑफ एक्शन अकर हो रहा हो और आप उस चीज़ों को छुपाओ ताकि अगला बंदा अपना हक ना मांग ले। तो जब ये चीज़ आपकी नॉलेज में आए कि अगले बंदे ने ये बात छुपाई है, तो वहीं से जो है आपका टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। जो केस की स्टोरी थी उसमें क्या था कि भाई द एक्ट्स ऑफ एक्यूजेशन ऑफ पार्ट ऑफ द सूट प्रॉपर्टी बाय अ स्मॉल इंडस्ट्रीज स्टेट एंड रिसीविंग द कंपनसेशन देयर ऑफ बाय अब्दुल रहमान द प्रीडेसर ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 6 in the year 1960 वर ओपन एक्ट्स एंड वर आल्सो टू द नॉलेज ऑफ मेहरू एंड अफसरों, ठीक है। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कंपनसेशन ली थी अब्दुल रहमान ने और उनको प्रॉपर्टी बेच दी थी इन द ईयर ऑफ 1960 और 61 ने, ये एक ओपन एक्ट थे, कोई फ्रॉड नहीं था, कोई सपरेशन नहीं थी, उन्होंने छुपाया नहीं था और ये नॉलेज में भी था उन दोनों बहनों के, ठीक है। और द प्रीडेसर ऑफ द पिटिशनर जो है अब ये इम्प्लाइडली जो है उनके लिए भी कंसीडर कर दिया जाएगा, ठीक है। इट वाज हिज एक्सप्रेस ओवर्ट एक्ट वेयर बाय द रिप्यूडेटेड द राइट्स ऑफ हिज सिस्टर, तो ये एक एक्सप्रेसली डिनायल था कि उसने अपनी बहनों का हक मार लिया है और उन बहनों की नॉलेज में भी ये बात थी कि हमारा भाई हमें हमारा हक नहीं दे रहा है, ठीक है, आउटस्टेड कर दिया है फ्रॉम द ओनरशिप, ठीक है। बाय द सेड एक्ट्स ऑफ अब्दुल रहमान द राइट्स अकर टू हिज सिस्टर टू सू फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द राइट। अब इन एक्ट्स के होने के बाद यानी कि जब ये चीज़ नॉलेज में आई थी उन बहनों की, तो वहीं से उनका राइट टू सू अकर हो गया था, वहीं से उनका टाइम पीरियड रन होना शुरू हो गया था कि भाई अब इस दिन से लेके अगले 6 साल के अंदर अंदर वो अपना राइट क्लेम कर लें कि भाई हमारा हिस्सा दिया जाए, जितना हमारा शेयर बनता है टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर हमें प्रॉपर्टी दी जाए, ठीक है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि अगर कहीं पर कोई स्पेसिफिकली टाइम नहीं दिया गया तो 6 ईयर के अंदर अंदर आप जो है क्लेम कर सकते हो एज पर द आर्टिकल 120 ऑफ द लिमिटेशन। तो अब ये चीज़ मेहरू और अफसरों दोनों की नॉलेज में थी कि भाई उनके भाई अब्दुल रहमान ने वो प्रॉपर्टी बेच दी है, उनका जो टाइम पीरियड था क्लेम करने का वो एक्सपायर हो गया था 67 और 68 में। उनके भाई ने प्रॉपर्टी बेची थी 60 और 61 में, उन दोनों बहनों की नॉलेज में था और उन्होंने कोई क्लेम नहीं करा, तो इस वजह से 6 साल के बाद इन द 67 एंड 68 का जो राइट था क्लेम करने का वो एक्सपायर हो चुका था, ठीक है। इट कैन नॉट स्टार्ट ओवर अगेन फॉर देयर सक्सेसर, तो अब वो उनके जो बच्चे थे मेहरू और अफसरों के जो पिटिशनर हैं उनके लिए अगेन स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। एक बार टाइम बार्ट हो गया तो वो बार्ट हो गया, ठीक है। 6 साल गुजर चुके थे उनकी ज़िंदगी में ही, ठीक है। अब उनके बच्चों को ख्याल आया कि उनकी माँ की प्रॉपर्टी है उसमें से अपना जो है शेयर लेने, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। टाइम पीरियड 6 साल का उनकी माँ की ज़िंदगी में ही ख़त्म हो चुका था, ठीक है। ये जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की। तो इस तरीके से जो है जो पिटीशन जो थी वो बार्ड बाय लॉ थी, बार्ड बाय लॉ यानी कि टाइम बार्ड थी, और ये जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था, ये कहा था कि अब जो पिटिशनर है उनका कोई हक नहीं है इस प्रॉपर्टी में, और उनकी माँ के पास राइट था उनकी लाइफ टाइम में ना राइट क्लेम करना चाहती थी तो वो अपनी ज़िंदगी में विद इन 6 ईयर कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। उनकी नॉलेज में था फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इस वजह से बिकॉज ऑफ द टाइम बार, ठीक है, अंडर आर्टिकल 120 ऑफ लिमिटेशन एक्ट सिविल पिटीशन जो है वो मेंटेनेबल नहीं थी, वो डिसमिस कर दी थी बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। हमने ये समझा सबसे पहले इस वीडियो में कि कहीं पर किसी भी सूट अपील एप्लीकेशन के लिए कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ तो वहाँ पर अंडर आर्टिकल 120 ऑफ द शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908
6 ईयर कंसीडर किया जाएगा टाइम पीरियड कब से स्टार्ट हो जाएगा? टाइम पीरियड जो है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है काउंट होना जब आपका राइट टू सू अकर होता है, यानी कि जब आपका हक आता है आपके पास कि आप अपना रिलीफ क्लेम कर सको, उस दिन से टाइम पीरियड रन होना शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में जो है हम यहीं तक पढ़ते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम किसी और अच्छे टॉपिक को लेकर आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. Do subscribe for more latest videos. Support your sister.